ओके, तब डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर हमारा सीसैट का पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कैसा हो आया था। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द एक्चुअल पेपर। आपने पेपर दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक एस्पिरेंट है, अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी अवश्य होनी चाहिए कि कम से कम आप जाके देखें तो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गॉट द पॉइंट। चाहे आप 2025 का पेपर देने वाले हों या आप चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देने वाले हों, फिर भी सी सेट एक बहुत ही क्रूशल पार्ट हो जाता है। तो उसी कंटेक्स्ट में आज हम देखने जा रहे हैं कि आखिर सी सेट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अभी तक जो मैं एनालाइज कर पाया हूं, ठीक है ना, देखिए ये बात बिल्कुल सब्जेक्टिव है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपका एनालिसिस मेरे से डिफरेंट नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इस बार का जो 2024 का पेपर था, ये 2023 के पेपर से, जिसको लोगों ने बहुत मतलब 2023 का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ आ गया था ना अचानक से, सीसेट वाला, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार का पेपर इजी था। हाँ, मैं ये बात क्लियरली बोल सकता हूं कि 27 क्वेश्चन ना, आपको 33% मार्क्स ही तो लाने हैं, क्वालिफाइंग पेपर है। तो 27 क्या, आराम से 40 क्वेश्चंस तो आराम से डुएबल थे। ठीक है ना, अगर आप टाइम के आराम से जो है बनाते ना, तो 50 के आसपास तक क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस टफ थे, लेकिन देखिए जब क्वालिफाइंग पेपर है तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हमें क्वालिफाई करना है। बात समझ में आया? जैसा कि हम लोग सीसेट की क्लास में भी, जो हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ पर सीसेट की, उसमें पहले ही दिन जब हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारी स्ट्रेटजी 200 आउट ऑफ 200 लाने की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्यों हम 200 आउट ऑफ 200 लाने के चक्कर में रहें? हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि 30 क्वेश्चन बना के चले आए, वो बैरियर नहीं, यानी कि सेफ स्कोर लेके आना, ताकि हम आराम से इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि वी आर क्रैकिंग आवर प्रीलिम्स, और ताकि हम मेंस पर अपना फोकस कर सकें। गॉट द पॉइंट। तो हमारी स्ट्रेटजी ही रहती है कि हम आराम से 40 टू 50 क्वेश्चन के आसपास डील करेंगे और आराम से क्वालिफाई करेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ क्लास में ये बात, ठीक, कि जिस टाइम में यूपीएससी इसके मार्क्स को भी फाइनल मेरिट में जोड़ने लग जाएगा, उस टाइम हम लोग टॉर्च ले लेकर एक एक क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करने पर फोकस करेंगे। लेकिन अभी जैसा एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। गॉट द पॉइंट। तो चलिए जरा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ऑब्वियसली हम एक वीडियो में जो है वो सारे पेपर को तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सीरीज के रूप में चलेगा, जिसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चन करके ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरे सी सेट के पेपर को डिस्कस कर लेंगे। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो लोग तो देखिए ही देखिए, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है और बाद में फ्यूचर में अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं ऐसा, जिसमें मैथ्स का कोई सेगमेंट आता है, रीजनिंग का कोई सेगमेंट आता है, वो लोग भी जरूर देखिए इस वीडियो को। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसी बैकड्रॉप में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। यही है आपका ऑफिशियल पेपर विच वाज आस्क्ड इन योर एक्चुअल एग्जाम। गॉट द पॉइंट। चलिए तो जरा देखते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्वियसली आपके क्या हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं। जरा देखिए कैसे मैंने बोला कि 2023 से इस बार का पेपर इजी आया था। ध्यान दीजिए, अगर आपने 2023 का पेपर एनालाइज किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि आप एक पैसेज पढ़ते थे, जैसे यहां पर आपने एक पैसेज पढ़ा और उससे एक ही क्वेश्चन आता था। अब इस कारण से क्या हो जा रहा है कि आपको की मेहनत बढ़ जा रही है, आपका टाइम ज्यादा जा रहा है। इस साल देखिए यूपीएससी ने कैसे आपके लिए सहूलियतें बढ़ा दी थी, कैसे आपके लिए एग्जाम को इजी कर दिया था। एक क्वेश्चन पढ़िए और देखिए उससे दो क्वेश्चंस, मतलब एक पैसेज पढ़िए और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। तो देखिए ना, टाइम बच गया ना आपका। बात समझ में आया? और सीसैट के पेपर में तो ऑब्वियसली टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक, चलिए तो जरा देखते हैं, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाद में देखेंगे, अभी आते हैं जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो ये 4 तक जो है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। ठीक, ये वैसे मैथ्स का क्वेश्चन प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ, जो कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इन 64 आइडेंटिकल पीसेस। यानी कि ये आपसे क्या बात कर रहा है, ये आपसे बात कर रहा है कि कोई एक जो क्यूब हो, इस तरह का अगर कोई क्यूब हो, ठीक,
अभी ऑब्वियसली ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन आप समझिए, आपने डाइस देखा हो ना, लूडो जिससे खेलते हैं, वो एक क्यूब है, परफेक्ट। या फिर आप लोगों ने वो जो रूबिक क्यूब जो सॉल्व किया होगा, वो भी एक क्यूब है, ठीक। तो आप वैसा समझ सकते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो बराबर हो, ठीक है ना। जिसका लेंथ, जिसका ब्रेथ और जिसकी हाइट तीनों बराबर हो, तीनों डायमेंशन जिसके बराबर होते हैं, हम उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्यूब कुछ इस तरह का होता है। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अ क्यूब, ठीक। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्यूब को हमें 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में तोड़ना है। यानी कि इस एक बड़े से क्यूब से हमें 64 छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, तो आप इसको कैसे रीजनिंग के बेसिस पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, मान के चलते हैं क्या कि ये एक कोई चीज है, अगर इसको मुझे 3 टुकड़े में तोड़ना है तो मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे। मैंने देखिए 1 कट 2 कट लगाया, तो ये देखिए ये 3 पार्ट में टूट गया, ठीक। वहीं अगर मुझे इसे 4 टुकड़े में तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 कट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये 4 टुकड़ों में टूट गया, 1 2 3 4, 4 टुकड़ों में टूट गया। गॉट द पॉइंट। बस यही सेम काम हम करने जा रहे हैं इस क्यूब के साथ भी, ठीक। हमें इसको 64 में तोड़ना है ना। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऊपर से काटेंगे पूरा। ये पूरा कटा है यानी कि 2, लेकिन इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो हम 2 और कट लगाएंगे, यानी कि हमने देखिए 3 कट लगा दिए। 3 कट लगा दिए, जब हमने 3 कट लगाए हैं तो इसके कितने पीसेस हो गए हैं जी? 4 पीसेस हो गए, ठीक। ये तो हमने केवल एक साइड से लगाया है। ऐसा ही कट जो है वो अब हम दूसरे डायरेक्शन से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे 3 कट। गॉट द पॉइंट। यानी कि अब हमने क्या किया है, 3 कट और लगाया है, तो पीसेस अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अलग पीस बन जाएगा, ये एक अलग पीस बन जाएगा, तो अब पीस हो गया है 4 इंटू 4। बात समझ में आया? तो 4 4 जा 16 पीस हो चुके हैं। अभी तक हमने कितने कट लगाए हैं? 3 प्लस 3 यानी कि 6 कट्स लगाए हैं। आगे देखिए, अभी एक और डायमेंशन है जो बचा हुआ है। इस बार हम ये कट लगाएंगे, 3 कट इधर से। मतलब ये 3 कट का मतलब क्या है कि आप पूरा काट रहे हैं, ठीक है ना। उसको मैं 3D शेप में दिखा रहा हूं, इसीलिए आपको मैं 2 लाइन खींचता हुआ दिख रहा हूं, ठीक। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपने काटा है तो पूरा काटा है। 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3। बात समझ में आया? और ऐसे ही 1 2 3। गॉट द पॉइंट। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि ये एक केक है और आप केक को काट रहे हैं, तो यानी कि आपने कितने और 3 और कट लगाए, और जिस कारण से ये और 4 टाइम्स हो गया। तो देखिए ना, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। आपने 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बना दिए। उसके लिए आपने कितने कट लगाए? 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि आपने टोटल 9 कट्स लगाए। जरा देखते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है ऐसा ऑप्शन आपके पास, देखिए 9 इज योर करेक्ट आंसर। गॉट द पॉइंट, ठीक। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। आप जानते हैं कि क्यूब जो होता है ना, वो हमेशा ए क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। एक साइड का क्यूब कर लीजिए, वही होता है क्यूब का फॉर्मूला, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ए क्यूब है, हमें 64 बनाने हैं, तो 64 बनाने का मतलब क्या हो गया जी? 4 क्यूब। बात समझ में आया? अब एक बात बताइए, एक साइड में 4 पार्ट हो, 4 पीसेस हो, इन 4 पीसेस के लिए हमें कट कितने लगाने होते हैं जी? 3 कट्स लगाने होते हैं। अभी पीछे दिखा दिया है मैंने, तो ध्यान से देखिए, 3 कट्स लगाने हैं, 4 क्यूब करना है ना 3 साइड से, तो यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग के बेसिस पर भी इसको किया जा सकता है। इससे पिछला जो सी सेट का बैच था, उसमें हम लोगों ने क्यूब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। अभी जो करंट बैच जो अभी 27 को खत्म हुआ है, इसमें 3 डायमेंशनल वाला अभी बचा हुआ है। मैंने बच्चों को, आप लोगों को प्रॉमिस भी कर रखा है क्या कि किसी दिन संडे को बुलाकर हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आराम से इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन दी एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि ये कोई एक्सप्रेशन है जिसमें ये सारे स्टार्स हैं, ये स्टार्स दे रखे हैं, आपको बोला है कि इन स्टार्स के जगह पर आपको या तो प्लस चूज करना है या माइनस चूज करना है या मल्टीप्लीकेशन चूज करना है, और इनमें से किसी को भी आप 2 बार तक यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार, यानी कि अगर आप 2 बार प्लस यहां कहीं डाल सकते हैं या 2 बार मल्टीप्लिकेशन डाल सकते हैं या 2 बार माइनस डाल सकते हैं। और तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। याद कीजिए नंबर सिस्टम में बताया था नॉन नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो होल नंबर नहीं हो। मैंने बताया था इंटीजर जब पढ़ाया था तब बताया था ना कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पूरा जो है वो इंटीजर बनता है। तो जब हम नॉन नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें जीरो भी आ जाता है, और वैसे भी देखिए आपको ऑप्शंस में भी तो दे रखा है ना, तो कोई नहीं, बस ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। चलिए जरा बना के देखते हैं, हमको क्या बनाना है जी, 5 4 3 2 1। कौन कौन से साइन यूज करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई ज्यादा करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से तो नंबर बड़ा होता है ना, अगर मैं ऐड ज्यादा यूज करूंगा तो ऐड करने से भी तो नंबर बड़ा होता है। तो अगर मुझे छोटा बनाना है तो मुझे माइनस ज्यादा करना चाहिए। बात समझ में आ, देखिए कॉमन सेंस, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर मैं छोटे नंबर्स को माइनस करूंगा तब तो बहुत छोटा नहीं हो पाएगा ना, बड़े नंबर्स को छोटा माइनस करने पर ना छोटा ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर माइनस यूज करूंगा। एक बार माइनस यूज किया। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, अब अगर मैं यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा तो 12, ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ज्यादा बड़ा नंबर, खैर वो माइनस रहेगा तो खैर हमें तो वैसे भी नेगेटिव में नहीं जाना है, तो मैं 2 बार तक यूज कर सकता था ना किसी चीज को, 2 टाइम्स, तो इसीलिए मैं दोबारा फिर से माइनस को ही यूज कर रहा हूं। 2 बार माइनस हो गया। अब जरा देखिए, यहां पर मैं प्लस करूं कि मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं यहां पर प्लस करता हूं, ठीक, और यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं। गॉट द पॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर प्लस करता तो 2 + 1 3 हो जाता, लेकिन अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 बन जा 2 ही रह जा रहा है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई के पावर को भी सही तरीके से यूटिलाइज किया। गॉट द पॉइंट। देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिस्कस नहीं किया जाता है कहीं भी क्लास में कि ऑन द स्पॉट, ऑन द बेसिस ऑफ योर जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी। मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि ये मैथ्स का टेस्ट नहीं है सी सेट में। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक। तो आपको जो भी चीजें बता रखी है, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं तो उस टाइम में ये बातें बताता हूं, ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ाता है किसी नंबर को, एडिशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ाता है, तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। अब जरा देखिए 5, ठीक है ना, अब जरा देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 5 - 4 - 3 + 2, चलिए 5 + 2 7 हो गया। अरे प्लस प्लस वालों को बॉड मास बता रखा है, 5 + 2 7 हो गया, और -4 - 3 यानी कि 7 - 7 क्या हो गया आंसर आपका, 0। वैसे भी देख लीजिए ना, ऑप्शन में सबसे छोटा यही है। क्लियर है ना, ठीक। तो डी इज योर करेक्ट आंसर है। गॉट द पॉइंट। चलिए इस वाले सेगमेंट पर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ठीक। तो जो भी हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को बहुत टाइम दिया था मतलब टाइम एंड वर्क में काफी खूब सारे क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक। और जरा देखिए क्वेश्चन भी क्या आया है, बहुत इजी उसका क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। यानी कि मैन दे रखा है, डेज दे रखा है, तो एक बात बताइए, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू डेज। हमें उसी को यूज करना है, टोटल वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू डेज, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक। आप लोगों को बताया था क्लास में कि टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है मैन इंटू डेज, ठीक। तो एक बात बताइए, हमें नंबर नहीं दे रखा है मैन का, तो हम मान सकते हैं। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवा सकता हूं। पहला तो आप मैन के संख्या को आप किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं कि एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। और दूसरा, चूंकि यहां पर परसेंटेज की भी बात आ रही है, तो मैं एक होल नंबर लेकर भी एज्यूम करके इस क्वेश्चन को बना सकता हूं, ठीक है ना। तो अब परसेंटेज में एक बात बताइए, सबसे आसान नंबर क्या होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, आप 100 मान लो, ठीक है ना। तो आप x मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको 100 मान के करता हूं। कोई नहीं, आप 100 की जगह x रिप्लेस कर दीजिएगा और उससे भी बना लीजिएगा, तब भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि परसेंटेज और टाइम एंड वर्क इन दोनों को मर्ज किया है, यही तो है ब्यूटी यूपीएससी की,
ठीक है ना, कि इंटर टॉपिक्स को, अलग-अलग टॉपिक्स को इंटर रिलेट कर देता है, ठीक है ना? तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के। हम मान लेते हैं कि लोगों की संख्या कितनी है जी? लोगों की संख्या है 100, ठीक? अब देखिए 100 मेन ने मिलकर इस काम को 6 के डेज में किया है। तो यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी? 100 इंटू 6 के, जो कि कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा 600 के। यही आपका टोटल वर्क है। बात समझ में आया? याद कीजिए, मैं क्लास में बताता हूं कि अगर किसी काम को 10 आदमी 5 दिन में करते हैं, सुनिए, 10 पीपल कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 5 डेज, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 10 इंटू 5 यानी कि 50 वर्क। बात समझ में आया? तो अगर 50 आदमी एक दिन में आ जाए तब भी वो काम हो जाएगा। अगर 25 आदमी लोग मिलके कर रहे हैं तो 2 दिन में वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क तो 50 ही है ना। तो सिमिलरली टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया है। अब इसी काम को क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। यानी कि अब इसी काम को, इस टोटल काम को हमें 5 के मेन से करवाना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यही टोटल वर्क 600 के कितने आदमी बढ़ाने हैं, तो पहले उसके लिए तो हम आदमी निकाल लेना कि कितने आदमी हैं। तो M2 कितने दिन में करवाना है? इनसे 5 के दिन में करवाना है। तो चलिए यहां से हम नए लोगों की संख्या M2 निकाल लेंगे। तो M2 हो जाएगा 600 के डिवाइडेड बाई 5 के। अरे ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, के से के कट गया, 5 12 जा 60 यानी कि 120। यानी कि नए लोगों की संख्या आ गई 120। यानी कि 120 लोग अगर मिलकर इस काम को करेंगे ना तो दे वुड बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 5 के डेज। अब एक बात बताइए, पहले हम लोगों ने माना था 100 आदमी, अब कितने आदमी चाहिए? 120। तो कितने ज्यादा लोग हो गए? ज्यादा लोग हो गए 120 माइनस 100, यानी कि 20 लोगों को बढ़ाना पड़ा। यही तो पूछा है। लेकिन आपसे पूछा है बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड। तो कितने लोग बढ़ाने पड़े? 20। कितने पर से बढ़ाने पड़े? 100। हमने 100 माना था ना। 100 लोग में 20 और बढ़ाने पड़े। तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आया ना? परसेंट का साइन अपने आप नहीं पैदा हो जाएगा। ये चीजें मैं क्लास में बहुत डिटेल में बताता हूं, ठीक? अब जरा देखिए, 100 से ये 100 कट गया तो 20%। कितना बढ़ाना पड़ा जी? 20% बढ़ाना पड़ा। हेंस सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आया? वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है ऑब्वियसली, अब यूपीएससी तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ना। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि कुछ क्वेश्चंस लंबे भी होते हैं, बाद के कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे। जैसे कि आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि डायरेक्शन से या वॉच से या कैलेंडर से आसान आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आपके रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चन विदाउट पेन वाले भी आए हुए हैं, कि मतलब बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकें। तो पूरा पेपर तो एक मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का एक समहोल होता है ना, ठीक? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट इज डुएबल, ठीक है ना? सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल्स टू मैन इनटू डेज। आप इसी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। फिर से टाइम एंड वर्क का ही आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर, 8 आवर एंड 8 आवर। जैसे ही ऐसा कुछ होता है हम लोग क्या करते थे जी? मेथड, हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते थे इन क्वेश्चंस को। जाके देखिएगा कॉपी में, जो पुराने बैचेस के बच्चे हैं सारे जाके देखिएगा आपके कॉपीज में, और याद ही होगा आपको तो खैर, ठीक? तो देखिए एक्स जो है वो इस काम को कर रहा है 6 आवर में, वाई कर रहा है 8 आवर में, और जेड कर रहा है 8 आवर में, ठीक? तो ये तीनों का अलग अलग टाइम दे रखा है। इससे हम क्या करते थे जी? हम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते थे। तो 6 और 8 इनका एलसीएम क्या होगा जी? 2 से कट जाएगा तो 3 और 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। दिस इज द टोटल वर्क। एलसीएम जो होता था वो टोटल वर्क होता था। आप आराम से अलग से एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख के निकाल लीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूं। 6 और 8 का एलसीएम देख लीजिए ना। 2 से तो 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इज द टोटल वर्क। अब जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर 6 आवर में 24 वर्क ये कर ले रहा है तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क करेगा। अगर ये 8 आवर में 24 वर्क कर रहा है तो 1 आवर में 3 वर्क करेगा। देखिए ना, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24,
और सिमिलरली ये भी 8 आवर में कर रहा है तो 3 वर्क। बात समझ में आ गया? ये जो हमने लिखा है ये इन तीनों की अलग-अलग एफिशिएंसी है। आपको देख के ही पता चल रहा है कि सबसे एफिशिएंट इन तीनों में से कौन है? एक्स है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे में 4 वर्क करता है, जबकि वाई और जेड जो है वो 1 घंटे में 3 ही काम करते हैं। तो एक्स इज मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड। गॉट द पॉइंट? चलिए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाउएवर क्या हाँ, रिस्पेक्टिवली आगे देखिए। हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बन गया आपका सक्सेसिव वर्क वाला, कि यानी कि 1 घंटे में एक ही आदमी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया ना? यानी कि पहले आवर में अगर एक्स काम कर रहा है तो केवल एक्स ही करेगा, फिर अगले आवर में कोई और आएगा। हालांकि इसने एक और पॉइंट मेंशन कर दिया है कि एक आदमी लगातार 2 घंटे नहीं कर सकता है, लेकिन 1 घंटे के बाद कोई और कर ले और फिर कोई दूसरा तो कर सकता है, या वही जो पहला था वो भी कर सकता है। ठीक। अब देखिए, ऑल आर इंगेज्ड टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि सबसे कम टाइम कितना लगेगा इसको काम को पूरा करने में। चलिए जरा देखते हैं कि सबसे कम टाइम जो है वो इसको पूरा करने में कितना लगेगा। जरा देखिए, हम लोगों ने निकाल लिया है कि ये 6 आवर में एक्स जो है वो 6 आवर में करता है, वाई जो है वो 8 आवर में करता है, जेड भी जो है वो 8 आवर में करता है। तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया, टोटल वर्क निकल गया है 24। दिस इज द टोटल वर्क। इन तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है। ये 1 आवर में 4 वर्क करता है, ये 1 आवर में 3 वर्क, ये 1 आवर में 3 वर्क। ठीक। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि एक आदमी 1 घंटे में केवल अकेले काम करेगा। तो एक बात बताइए, अगर हमें काम को जल्दी से जल्दी खत्म करवाना है तो जो सबसे हमारा एफिशिएंट आदमी होगा उसको ज्यादा से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, तभी काम जल्दी खत्म होगा ना जी। बात समझ में आया ना? जो ज्यादा तेज काम करता है उससे ज्यादा काम करवाओगे तभी ना होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा किससे काम करवाएंगे? हम सबसे ज्यादा काम करवाएंगे एक्स से। क्यों? क्योंकि एक्स जितना ज्यादा काम करेगा हमारा काम उतनी जल्दी खत्म होगा। चलिए तो जरा देखते हैं, पहले आवर में मैं एक्स से काम करवाता हूं, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि लगातार 2 घंटे नहीं करेगा, तो अगले आवर में मैं वाई से काम करवा लेता हूं। लेकिन फिर तो कर सकता है एक्स, तो इसीलिए मैं जेड को नहीं, मैं एक्स को ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि ही इज द मोस्ट एफिशिएंट वन हेयर, तो उससे ज्यादा काम करवाना है। ठीक। इसके बाद आप फिर से जेड को बुलाइए चाहे वाई को बुलाइए, दोनों की एफिशिएंसी तो बराबर ही है, तो कुछ भी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से एक्स से, फिर से वाई से। अब जरा देखिए, एक्स जब आया फर्स्ट आवर में तो इसने 4 वर्क कर दिया, वाई ने 3 वर्क किया, यानी कि 2 आवर में इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना वर्क कर दिया जी? 7 वर्क कर दिया। सेम थिंग अगले 2 आवर में भी होगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7 वर्क। सेम थिंग अगले 2 आवर में भी होगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7 वर्क। यानी कि यहां तक देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 आवर्स में टोटल वर्क हो गया है 21 वर्क। देखिए ना, 7 वर्क 7 वर्क 7 वर्क 21 वर्क हो गया है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 24। तो यानी कि कितना वर्क और बचा हुआ है? 3 वर्क बचा हुआ है। 3 वर्क बचा हुआ है ना जी। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, y के बाद फिर से x से काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काम जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अब एक बात बताइए, x अगर 1 घंटा काम करेगा तो वो तो 1 घंटे में 4 वर्क करता है, लेकिन काम तो बचा हुआ है 3 ही। तो यानी कि वो कितनी देर में पूरा काम कर देगा? वो पूरा काम कर देगा 3/4 आवर में। 1 आवर अगर पूरा करता तो 4 करता, लेकिन करना तो 3 ही है ना। बात समझ में आया? अब इसको जरा आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3/4 इंटू आवर है तो यानी कि 60, 4 15 जा 60। ठीक। एंड 15 3 जा 45, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। 60 मिनट होता है ना 1 आवर में, मिनट्स। तो यानी कि टोटल कितना हो गया जी? यहां तक 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर, यानी कि 6 आवर और प्लस 45 मिनट। हेंस योर आंसर शुड बी, यहां देखिए, 6 आवर 45 मिनट। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। गॉट द पॉइंट? टाइम एंड वर्क थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट हाँ डुएबल है। और आप ये भी तो बताइए ना, ये भी तो सोचिए ना कि हमें 80 आउट ऑफ 80 थोड़ी करना है जी। गॉट द पॉइंट? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। ठीक। 9th नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ जीरोज कैन बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड, यानी कि इस पूरे मल्टीप्लीकेशन के एंड में कितने जीरोस होंगे? जैसे कि कोई नंबर होता है ना 7 6 8 4 0 3 0 0 0 0 0, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एंड में कितना जीरो है, तो यानी कि यहाँ पर एंड में ये एंड वाला जीरो यही होता है, तो यहाँ पर एंड में कितने जीरोस हैं? 4।
हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, एंडिंग जीरोस। पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो वो लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस में मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताता हूं। एंडिंग जीरोस को स्टार्ट ही इससे करता हूं कि अगर आपको जीरो लाना है, यानी कि अगर आपको 10 लाना है, तो आपको लाना होगा 2 इंटू 5। 2 और 5 के पेयर से ही जीरो आता है। बात समझ में आया ना? खाली अकेला 2 जीरो नहीं ला सकता है और खाली अकेला 5 जीरो नहीं ला सकता है। बात समझ में आया? जैसे कि शादी करने के लिए एक लड़का और एक लड़की दोनों चाहिए। बात समझ में आया ना? अब ये नहीं बोलेगा कि सर गे मैरिजेस भी तो होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए, तो सिमिलरली जीरो लाने के लिए हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए, यानी कि 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अब जरा ध्यान से सोच के बताइएगा, ये एग्जांपल मैं क्लास में भी देता हूं, आपको भी बोल रहा हूं। अगर 10 लड़के हैं लेकिन लड़कियां 15 है, तो कितनी शादियां हो जाएंगी? 10 ही होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों में से जो कम है उतने ही पेयर बनेंगे ना। बात समझ में आया? दूसरा एग्जांपल, अगर लड़कियां 20 हैं लेकिन लड़के 55 हैं, कितनी शादियां होंगी? 20 शादियां ही होंगी। क्यों? क्योंकि जो कम है उतने ही जोड़े बन पाएंगे, उतने ही पेयर बन पाएंगे। ठीक है ना? तो सिमिलरली जब भी हम जीरोस खोजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम नंबर ऑफ टूज खोजते हैं और नंबर ऑफ फाइव्स खोजते हैं, और इन दोनों में से जो छोटा होता है हमारे उतने ही पेयर बनते हैं और उतने ही जीरोस होते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो यानी कि इसमें भी हमें खोजना है कि टूज और फाइव्स खोजना है। अब जरा देखिए, अगर आप इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज में आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि यहां क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर है, यानी कि पावर जो है ना वो उस नंबर का डबल हो जा रहा है। तो यानी कि 4, देखिए ना, 3 के पावर 6 हो गया, 4 के पावर 8 हो गया। तो इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 5 के पावर 10 होगा, 6 के पावर 12 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा 25 के पावर 50 तक। अब एक बात बताइए, यहां पर टूज ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 2 यहां भी है, फिर 4 में तो 2 इंटू 2 है, फिर 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 12 में भी 2 है। तो 2 तो बहुत ज्यादा है। हमें अगर पेयर बनाने हैं तो हमें ये खोजना होगा कि कौन कम है। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 2 ज्यादा है तो 5 कम है। तो अगर हम खोज लें कि इसमें टोटल 5 कितने हैं, उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही जीरोस होंगे। ठीक, तो हमारा फोकस क्या है? खोजने में कि 5 कितने हैं। ठीक, तो चलिए जरा 5 खोजते हैं। एक बात बताइए, इस पेयर में आगे बढ़ने पर हमें मिला होगा 5 के पावर 10। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 10 के पावर 20। सिमिलरली हमें आगे मिलेगा 15 के पावर 30, फिर हमें मिलेगा 20 के पावर 40, और हमें यह भी मिलेगा 25 के पावर 50। खैर वो तो लिखा ही हुआ है, यही यही है 5। यही वो प्लेसेस है जहां पर हमें 5 मिल सकते हैं। तो चलिए इन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। अब एक बात बताइए, 5 के पावर 10 है, 5 के पावर 10 का मतलब क्या है कि यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे ही है। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर 5 कितने हैं? यहां पर 10 5 है। 5 के पावर 10 है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 10 टाइम्स, तो 10 5 तो यहीं मिल गए आपको। यहां क्या है? ये है 10। 10 को हम लिख सकते हैं ना जी, 2 इंटू 5 के पावर 20। तो यानी कि यहां पर देखिए ना, 5 कितने हो गए? यहां पर 5 हो गए 20। सिमिलरली दिस 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 के पावर 30। इसका मतलब यहां पर 5 कितने हो गए? यहां पर 5 हो गए 30। दिस 20 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 5 के पावर 40। तो यानी कि यहां पर 5 कितने हो गए? यहां पर 5 हो गए 40। लेकिन यहां 25 में ध्यान दीजिए, ये जो 25 है ना, ये 25 है 5 इंटू 5। दिस 25 इज 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 के पावर 50। क्यों? क्योंकि 25 को तो आप 5 इंटू 5 लिखिएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर का पावर 50। स्क्वायर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर 100। यानी कि 25 के पावर 50 में टोटल कितने 5 हैं? इसमें टोटल 5 हैं 100। बात समझ में आया? अब जरा देख लीजिए, सारे 5 को ऐड कर लीजिए, 2s तो ज्यादा ही है, तो जो कम होगा उतने ही जोड़े बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे, तो उतने ही जीरोस होंगे। तो जरा 5 को ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, एंड 100 प्लस 100 200, विच इज योर ऑप्शन डी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस।
द पॉइंट। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हम आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाइएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी अच्छी बनाइए। हमें 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम में उतरिए। हमें उतने क्वेश्चन बनाने हैं जितने में हम आसानी से क्लियर कर जाएं। ठीक है ना, तो इसीलिए पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, सो दैट यू माइट बी एबल टू क्रैक एनी सच एग्जाम। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। ठीक है ना, आगे की क्लासेस में फिर मिलेंगे तो बाकी कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।